नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 7वां पार्ट। इससे पहले हमने यहाँ पे 6 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, अर्थात कुल टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड के 300 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं। तो अगर आपने वो सभी वीडियोज नहीं देखी तो जाके उन है पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होना चाहिए, कैरिकुलम होना चाहिए। तो 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्गदर्शन। तो क्या है मार्गदर्शन? ऑप्शन ए है स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है। तो देखो मार्गदर्शन क्या है, हमको कौन व्यक्ति हमको मार्गदर्शन दे सकता है? जो हमसे ज़्यादा अनुभवी है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर हो गए, वो हमको सही रूप से मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है मार्गदर्शन, और निर्णय करने में भी सहायक करता है। तो इसलिए 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जो IQ लेवल होता है वो 110 से भी अधिक होता है, और वो विस्तृत शब्दकोश वाले होते हैं। तो इसलिए 3rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कई बार IQ लेवल पूछा जाता है कि नॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं उनका IQ लेवल क्या होता है। तो जो मेन बात है उसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो नॉर्मल या एवरेज चाइल्ड होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है? 90 से 109 के बीच होता है नॉर्मल चाइल्ड का IQ लेवल। दूसरा आता है जो अबव एवरेज वाले चाइल्ड होते हैं उनका होता है 110 से लेके 119 तक। तीसरे चाइल्ड आते हैं जो सुपीरियर होते हैं, उनका IQ लेवल होता है 120 से 129। और जो चौथे होते हैं वो होते हैं वेरी सुपीरियर। जो सुपीरियर होते हैं उनका 120 से 129, और जो वेरी सुपीरियर होते हैं उनका होता है 130 से 139 IQ लेवल। और जो लास्ट आते हैं जीनियस चाइल्ड, जो जीनियस बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है? 140। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं कि जो नॉर्मल चाइल्ड है उनका IQ लेवल होता है 90 से 109 के बीच, जो अबव एवरेज होते हैं उनका 110 से 119, जो सुपीरियर होते हैं उनका 120 से 129, और जो वेरी सुपीरियर होते हैं उनका 130 से 139, और जो जीनियस होते हैं उनका होता है 140 एंड अबव। तो इसलिए यहाँ पे देखो प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो बुद्धि लब्धि यहाँ पे बोल रखा है 110 से अधिक, यानी कि 110 प्लस। तो ये 140 भी तो हो सकती है ना, तो 140 होगी तो वो बच्चा कैसा होगा? जीनियस। तो इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन ए है देश के नेताओं का, बी है सभी अच्छे व्यक्तियों का, सी है महापुरुषों के आदेशों का, और डी है देश के शिक्षाविदों का। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, देश के शिक्षाविदों का, और सी भी हो सकता है कि महापुरुषों के आदेशों का। लेकिन जो देश के शिक्षाविद होंगे वो सभी क्या है? अच्छे व्यक्ति होंगे ना, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश के सभी अच्छे व्यक्तियों का हम क्या करेंगे? अनुसरण करते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक दूसरे के पास बैठने वाले 2 छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि ऑप्शन ए है उनकी जगह बदल दें। तो देखो अगर कोई बच्चे इतने ज़्यादा शरारती होते हैं कि अगर उनकी जगह बदल भी दी फिर भी वो शरारत करना नहीं छोड़ते हैं, कोई हट्टी होते हैं ना। बी है उनके माता पिता को सूचित करें। तो देखो स्कूल में
एक टीचर जो है वो गार्जियन का रोल भी निभाता है टीचर होने के साथ साथ। तो अगर वो अब उसके माता पिता को सूचित करता है, इसका मतलब उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है कि वो अपने बच्चों के बिहेवियर में चेंज ला सके। तो इसलिए बी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी है उनकी जगह बदलने को मना कर दें, और डी है छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो डी ऑप्शन 5 का राइट हो जाएगा कि उनको बड़े प्यार से अगर टीचर समझाता है तो क्या है, वो बच्चे शरारत करना छोड़ सकते हैं। 6 है हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था है। ऑप्शन ए है सभी छात्रों के लिए, बी है सभी नागरिकों के लिए, सी है सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, और डी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। तो देखो एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन घुमा सकता है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात किस में की गई है दोस्तों? तो ये की गई है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। RTE एक्ट, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जो है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये कब आया था इसको आप नोट कर सकते हैं। तो RTE आया था 2009 में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, RTE एक्ट 2009। और इसको कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था RTE एक्ट। और इस जो एक्ट में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे, तो इसमें कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे देनी चाहिए, निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा उनको प्रदान करनी चाहिए। अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होने का प्रावधान रखा गया था RTE 2009 में। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और कई बार आता है ऑप्शन में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके लिए तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 6 से लेके 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान रखा गया था। किसमें? RTE एक्ट 2009 में। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो ये कब आया था? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। और जो डिसेबल बच्चे हैं उनको क्या है, उनका जो एज ग्रुप रखा गया था वो 6 से लेकर 18 वर्ष तक। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो शिक्षक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? ऑप्शन ए है ऊंचे स्वर में बोलकर। तो देखो 1 से लेके 5 तक के बच्चों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप DLED निकालते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनते हैं, तो आप कौन सी क्लास तक पढ़ाओगे? 1 से लेके 5 तक। तो इतने छोटे बच्चे हैं, तो अगर कोई टीचर ऊंचे स्वर में बोलता है तो हो सकता है वो इतना डर जाएंगे कि अगले दिन से वो स्कूल आना ही बंद कर दे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बी है मेज पर मुक्का मारकर। तो कई बच्चे वहाँ पे डर जाएंगे अगर जो टीचर है उसका ऐसा आक्रोश वाला फेस देखेंगे। सी है धीमी आवाज में बोलकर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीमी आवाज में बोलकर वो अपने जो स्टूडेंट है उनको समझा सकते हैं कि आप शोर मत कीजिए, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे बच्चे भी क्या है इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो सी ऑप्शन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्या है? जीवन, प्रयत्न, पठन, पाठन का। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, उनको तो आता तो है लेकिन उनमें क्या है, आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके कारण वो मंच में जाने से घबराते हैं, क्लास में हाथ खड़ा करने से घबराते हैं कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है। वो ये घबराते हैं अगर मैंने बोल दिया, अगर वो गलत हुआ तो ऐसे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाने के लिए आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन ए है ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं। बी है उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। नहीं, टीचर का काम क्या है? पढ़ाना।
और लर्निंग क्या है? लर्निंग है चेंज इन बिहेवियर, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है। तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना, इसका मतलब एक टीचर हार गया है कि उनके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी है यदि वे बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे, बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप टीचर हैं तो आपका काम है कि अपने बच्चों की देखभाल करना, उसमें जो चीज़ कमी है उसको आप क्या करेंगे? उजागर करेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संकोची विद्यार्थी है उनको ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिससे वे जानते हैं। अगर ऐसे विषय में भी देंगे जिनको वो जानते नहीं तो पहले वो बेचारे डरे हुए हैं और वो और डर जाएंगे। होता है ना, जो पेपर में अगर हम बैठते हैं तो जो क्वेश्चन हमको आता है तो हमारा मन करता है कि अगर हमको क्या है टाइम मिले तो हम इसमें तो 8-9 पेज लिख जाएंगे, क्योंकि हम क्या है हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे ये आता है। तो इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिससे वे जानते हैं और वो वहाँ पे अगर बोलने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको क्या है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए 9 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? तो कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर जानेंगे। तो ए ऑप्शन 10 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात व्यवहार, तो भयंकर ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है अगर कोई टीचर ऐसा व्यवहार करता है। पहले तो छोटे बच्चे हैं और उनके साथ अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा क्या है हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए भी सही है। बी है अध्यापक का कक्षा में देर से आना और छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना। तो देखो पहली गलती तो अध्यापक खुद कर रहा है कि वो क्लास में देर आएगा तो पढ़ाएगा भी कम ही ना। तो और अगर देखो पढ़ाता भी कम है और परीक्षा में नंबर भी कम देता है तो जो छात्र हैं उनको गुस्सा आएगा और उनको हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो ए बी भी सही है। सी है छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, तो ये भी सही है। तो जो 11 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इन तीनों चीज़ों से एक विद्यार्थी में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। 12 है, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? तो कौन सा नुकसान संभव है कि छात्र जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं? तो 12 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो 13 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम कारण जानेंगे कि वो आपके साथ दुर्व्यवहार आखिर क्यों कर रहा है। तो कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए? ऑप्शन ए है वे शांत रहें और पढ़ें। बी है वे पढ़ने में दूसरों की मदद करें। तो नहीं, वहाँ जो लाइब्रेरी में सब बच्चे जाते हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि वो स्वयं को वहाँ पे पढ़ने के लिए पुस्तकालय में जाते हैं। सी है वे किससे सुने और सुनाएं। और डी है वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पुस्तकालय में वो जाता है तो आपको क्या सजेशन देना चाहिए उसको कि वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं बेटा, तो सबसे पहले शांत रहना और शांत रह के भी पढ़ना, क्योंकि अगर वो ऐसे ज़ोर से पढ़ेगा तो दूसरे व्यक्तियों को भी वहाँ पे जो छात्र हैं उनको डिस्टर्ब होगा ना। तो इसलिए 14 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब। ऑप्शन ए है कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। बी है विद्यालय उसके घर से दूर हो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो विद्यालय उसके घर से दूर हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एक टीचर को इतनी अच्छी खासी सैलरी देती है कि वो स्कूल के अगल बगल भी तो रूम ले सकता है ना। तो ये एक बहाना है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी है कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हों। तो ये भी मैटर नहीं करता कि कोई छात्र गरीब परिवार से हैं या अमीर परिवार से हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है? सबको समान रूप से देखना और उनको समान रूप से टीचिंग प्रोवाइड करना।
और डी है अभिभावकों का सहयोग न मिले। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। तो 15 का जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए कि कक्षा में छात्रों की अगर ज़्यादा ही संख्या है तो तब एक अध्यापक को कुछ हद तक परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, तो ये गलत हो जाएगा। जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें भागीदारी बच्चों की न्यूनतम कैसे हो सकती है, ठीक है। बी है बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, तो याद करना कभी भी ऑप्शन में होगा तो वो सही नहीं होगा। याद करना इसका मतलब क्या है, बच्चे केवल रट रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। सी है बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप से काम करें। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वो व्यक्तिगत और समूह में अगर वो काम करते हैं तो देखो अपने क्लास के बच्चे जो होते हैं उसके दोस्त होते हैं, अगर उनके साथ वो कुछ सीख रहा है ना तो वो और अधिक ढंग से और बढ़िया ढंग से सीख सकता है, क्योंकि उसको एक तो डर नहीं होगा टीचर का, कहीं ना कहीं बच्चे को डर होता है, लेकिन अगर वो ग्रुप सर्कल्स के साथ सीखता है तो और अच्छे ढंग से सीख पाएगा, क्योंकि उसको एक भय नहीं होगा और वो स्वतंत्र रूप से फ्री माइंड से वहाँ पे सीख सकता है। तो इसलिए सी ऑप्शन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस समय शिक्षा का विषय, तो शिक्षा का जो विषय है वो क्या है, समवर्ती सूची में है, तो डी ऑप्शन 17 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो ऑप्शन ए पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है और बी है पढ़ाई रोचक बन जाती है। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो अगर छात्रों को क्या है, दिन 1 से 5 तक के बच्चे हों, अगर उनको पूरे पीरियड में आप केवल बोल रहे हैं आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो कहीं ना कहीं वो बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा और बोर हो जाएंगे तो वो पढ़ाई में वो बैठे तो रहेंगे वहाँ पे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। इससे अच्छा क्या है कि पढ़ाई के दौरान बीच बीच में अगर छात्रों को मनोरंजन करने को दिया जाएगा तो वो मनोरंजन भी करेंगे और उसके बाद उनका माइंड जो क्या है एकदम फ्री हो जाएगा और वो पढ़ने में भी वो रुचि लेंगे, तो इसलिए रोचक पढ़ाई बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो देखो सृजनात्मक विचार भी प्रतिभाशाली होने का संकेत है, लेकिन नहीं है पूछा है ना। बी है दूसरों के साथ झगड़ना, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सी है अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा और सृजनात्मक तीनों क्या है, प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नंबर 20 है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो आप विषय की पूर्ण रूप से तैयारी करके जाएंगे और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे, तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, आपसे तब खुश हो जाएंगे, ना कि संतुष्ट। क्योंकि होता है पहले पहले अगर आप किसी नए स्कूल को ज्वाइन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आता है, तो आप क्या है अपने में इम्प्रूव लाएंगे और फिर टीचर भी खुश हो जाएंगे और आपके स्टूडेंट भी खुश हो जाएंगे। तो अगर आप विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे तो ये दोनों टीचर और स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, संतुष्ट नहीं बल्कि खुश हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं। ऑप्शन ए नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। बिल्कुल सही है। अगर देखो दंड देने भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई जो टीचर हैं वो बहुत गुस्से से अगर बच्चों को डराता है धमकाता है उनको मारता है, तो वो क्या है उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। बी है नहीं, इसमें उनमें जिद की भावना पैदा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सी है हाँ, इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावना होती है, तो ये भी सही है। दंड देना सही नहीं है, लेकिन दंड भी कई प्रकार से दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा शरारत करते जा रहा है कितने समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानता है, तो एक टीचर थोड़ा उससे गुस्से होकर बात कर सकता है, बेटा ऐसा मत कर, तो कौन जाने वो समझ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ इससे कभी कभी लिख रखा है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो 21 का डी है उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि आपको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग हेतु भेजा जाए तो वहाँ आप तो क्या करेंगे, आप शिक्षकों से मिलजुल कर
अपना काम निकाल देंगे तो ये एक मतलबी टीचर के गुण हो जाएंगे, अपना काम निकाला और हो गया। बी है अपने अनुभव वहाँ के शिक्षकों को देंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है इससे भी सही क्या है यहाँ पे, शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। तो 22 का डी आंसर हो जाएगा कि अगर कोई टीचर ट्रेनिंग में जाता है तो वहाँ पे वो क्या है, नए नए टीचिंग मेथड सीख के अगर आएगा तो वो अपने बच्चों को भी नए नए टीचिंग मेथड से समझाएगा, जिसमें उसके बच्चे खुश होके क्लास में भाग लेंगे और उनकी रुचि के अनुसार अगर टीचर पढ़ाएगा तो वो भी रुचि लेंगे। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें। ऑप्शन ए है प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो। तो ये एक अध्यापक अगर बोलता है तो ये एकदम गलत है कि पुस्तकालय, इसका मतलब क्या है कि बच्चे वहाँ जाएंगे और नकल करके लाएंगे और अपने टीचर को दिखाएंगे मैंने तो कर दिया, वो अपने माइंड का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि एकदम गलत बात है। बी है प्रश्नों के उत्तर अध्यापक से पूछो, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, अगर क्वेश्चन टीचर ने पूछ दिया कि इसका आंसर बताओ और जो स्टूडेंट है वो सीधा बोलते हैं मुझे नहीं आता सर आप ही बताओ, और जो टीचर है वो भी सीधा बताने लग जाता है, तो ये क्या है, गलत है। अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे को अगर नहीं भी आता है फिर भी उसको अवसर देने चाहिए कि कुछ सोच, अपने माइंड का यूज़ कर। अगर लास्ट में उसको बिल्कुल भी नहीं आता तो एक टीचर के रूप में आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पहले उसको अवसर देने चाहिए। तो इसलिए बी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी है प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए, पहले बच्चों को बोलना चाहिए कि आप अपना माइंड यूज़ करो, पहले आप सोचो और अगर आपको नहीं आता है फिर जाके हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बोला आपको नहीं आएगा और फिर हम ही बता रहे हैं, तो इसमें बच्चों को क्या है, अवसर ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को ए है कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, बी है एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सी है सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए और डी है यहाँ पे जब समय मिले तभी जांचना। तो ये जांचना चाहिए। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये एक आलसी टीचर के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। एक दिन बीत जाने पर अगर वो कॉपी जांचता है तो जो उसके स्टूडेंट है वो भी क्या देखेंगे, अरे हमारे जो टीचर है वो कितने लेजी हैं, आज होमवर्क दिया और 4 दिन बाद चेक कर रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ क्या है, बुरे इफेक्ट पड़ेंगे। तो इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे ये गलत हैं। तो राइट आंसर क्या है, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कई टीचर क्या होते हैं, क्लास शुरू हुई, पढ़ाया भी, होमवर्क दिया भी, होमवर्क चेक किया, तो जो स्टूडेंट है वो इंस्पिरेशन लेंगे ना टीचर से कि कितने स्पीड से बिना आलस्य के हमारे सर काम करते हैं, तो वो क्या है, उस अच्छे गुण को अपने अंदर लाने के लिए क्या हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए जो शिक्षक करता है वही उसके स्टूडेंट भी सीखते हैं। तो शिक्षक को सदैव अच्छे काम करने चाहिए। तो इसलिए A24 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल्यकाल या बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो 25 का जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है ना, ये दोनों ही सही है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते ना। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। तो देखो मुख्यतः 4 स्टेज होती है डेवलपमेंट की, जिनको आपने पढ़ना है। हम बात करें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, तो पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट की प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज या प्रीनेटल पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भावस्था। तो इसकी अवधि होती है दोस्तों, अगर डेज में पूछा जाए तो 280 डेज, अगर वीक में पूछा जाए तो 40 वीक, और अगर मंथ में पूछा जाए तो 9 मंथ। तो प्रीनेटल पीरियड की जो अवधि होती है वो 280 दिन, 40 सप्ताह और 9 मंथ की होती है। इनको आप नोट करिएगा, क्योंकि स्क्रीन इतनी छोटी है तो चारों जो अवस्थाएं वो यहाँ पे नहीं आ सकती है। दूसरी जो अवस्था होती है ये होती है इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी पीरियड जिसको हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था। इसकी अवधि होती है बर्थ टू 2 ईयर, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जो इन्फेंसी पीरियड है इसकी अवधि होती है जन्म से लेके 2 साल तक। और जो तीसरा जो स्टेज है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, जिसको
क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है। तो जो चाइल्डहुड है दोस्तों, इसकी जो अवधि होती है ये होती है 2 साल से लेके 12 साल, 2 ईयर टू 12 ईयर। तो इसलिए यहाँ पे सी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन जो चाइल्डहुड है इसको डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट में। एक आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा आता है लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसकी अवधि होती है 2 साल से लेके 6 साल तक, 2 से 6। और जो लेटर चाइल्डहुड है इसकी अवधि होती है 7 साल से लेके 12 साल तक। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 होता कि लेटर चाइल्डहुड होता है, तो जो लेटर चाइल्डहुड होता है ये होता, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाना था। लेकिन यहाँ पे बाल्यावस्था पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 से 12, दूसरे वर्ष से लेके 10 से 12। तो इस ऑप्शन में अर्ली चाइल्डहुड भी आ गया और लेटर चाइल्डहुड भी आ गया। तो इसको इसलिए आप इसको ज़रा ढंग से नोट कर सकते हैं आप इसको। और जो लास्ट जो अवस्था है वो आती है बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो 12 साल से लेके 18-19 साल तक होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। जो प्रीनेटल स्टेज है इसकी होती है 40 वीक, 9 मंथ या 280 डेज। जो इन्फेंसी पीरियड होता है इसकी बर्थ से लेके 2 ईयर तक। जो चाइल्डहुड होता है उसकी वैसे अगर नॉर्मल जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो तब आप 2 साल से लेके 12 साल तक वाले ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अर्ली चाइल्डहुड पूछा गया तो 2 से 6 वर्ष, और अगर लेटर चाइल्डहुड पूछा गया तो 7 से लेके 12 वर्ष, और किशोरावस्था पूछ गया तो 12 से 18-19 वर्ष तक। नंबर 26 है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक जैसी चुनौती भरा जीवन अगर वो बिताना चाहते हैं तभी वो अध्यापन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो ऑप्शन ए है मुझे बुरा लगता है। नहीं, बुरा क्यों लगना है आपको? इसका मतलब आपने ढंग से नहीं समझाया होगा तभी तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बुरा लगने से अच्छा है आप अपनी टीचिंग मेथड में कुछ इम्प्रूव लाए, कुछ चेंजेस लाए, तो जिसके वजह से छात्र क्या है आपकी बात को जल्दी से जल्दी समझ पाए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। बी है, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। सी है, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ। और डी है, मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंद बुद्धि है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं हैं जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित हैं। इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थी शरारती हैं। तो देखो, अगर वो विद्यार्थी शरारती हैं तो केवल आपकी कक्षा में ही वो शरारत क्यों कर रहे हैं? दूसरे कक्षा के टीचर के क्लास में तो आराम से बैठ रखे हैं ना, इसलिए ये एक क्या है, दूसरे में क्या है, गलती निकालने वाला काम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है, मैं उनके साथ नम्र हूँ। सी है, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। सी ऑप्शन 28 का राइट आंसर हो जाएगा कि अगर जो छात्र है अगर वो सभी टीचर के साथ एक जैसा व्यवहार करता है तो हो सकता है वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। लेकिन अगर वो दूसरी क्लास के टीचर के साथ आराम से पढ़ता है और आपकी क्लास में बैठकर वो क्या है उपस्थित नहीं होता है, तो इसका मतलब कमी आप में है ना कि स्टूडेंट में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक स्तर से, तो ये भी बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक स्तर से भी बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, विद्यालय से भी होता है और परिवार से। तो बालक का सामाजिकरण का जो प्रथम चरण है वो परिवार से ही शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, बिल्कुल सही है। अगर परिवार का वातावरण ही सही नहीं होगा तो बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा और वो अस्वस्थ होने लग जाएगा।
बी है कक्षा का वातावरण। ये भी सही है कि अगर परिवार का वातावरण सही है लेकिन कक्षा का वातावरण सही नहीं है तो बच्चा क्या है, मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ होने लग जाएगा। और पास पड़ोस का भी वातावरण नहीं है तो फिर भी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा और अस्वस्थ होने का ये भी एक कारण है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो बच्चों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, जब बच्चों का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो रखा होगा, मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो रखा होगा, सामाजिक विकास और संवेदनात्मक विकास, चारों प्रकार के अगर विकास सही ढंग से हो रखे होंगे तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो बच्चा जो है अगर उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से हो रखा है लेकिन अगर उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रखा होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या, उसका जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो रखा है। तो वो बच्चा ना ही शिक्षा में रुचि लेगा, ना ही खेल कूद में रुचि लेगा और ना ही वो किसी अन्य काम में रुचि लेगा। बच्चे के सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है कि बच्चे का पूर्ण रूप से शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी, सभी रूप से उसका अगर विकास होगा तभी वो किसी भी काम में रुचि ले पाएगा। तो डी ऑप्शन 31 का इसलिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि के अनुसार। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि, ऑप्शन ए छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, बिल्कुल भी नहीं। बी है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो बी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगर बच्चा जो है ना, वैसे बेस्ट जो स्टडी होती है वो ग्रुप स्टडी होती है। ग्रुप स्टडी इसलिए बेस्ट होती है, एक जो हमारा जो ग्रुप सर्कल है वो हम लगभग एक ही क्लास के होते हैं, वो एक ही एज के होते हैं, तो ना हमको किसी से भय है ना डर है। कहीं ना कहीं शिक्षक के सामने एक जो स्टूडेंट है उसको भय होता है, वो खुल के अपनी बात नहीं रख पाता है, लेकिन अगर अपने दोस्त हैं वहाँ पे वो खुल करके बात कर सकता है, जिसकी वजह से वो अच्छे ढंग से सीखता भी है और परस्पर एक दूसरे की वो सहायता भी करते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है, तो किसका होता है, बालक का होता है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे बात हो रखी है इमोशन की, तो कौन सा राइट आंसर होगा, सहानुभूति देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, बिल्कुल सही है। इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपकी क्या राय है कि पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षार्थी भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है और अध्यापक भी है। अगर शिक्षार्थी होगा और अध्यापक ही नहीं होगा तो कैसे सीखेगा, और अगर अध्यापक है और शिक्षार्थी नहीं है तो वो किसको सिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी 37 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, ऑप्शन ए है जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, बी है अधिक नंबर प्राप्त करता है, सी आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करता है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक सृजनात्मक योग्यता कब रखेगा, जब वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो 39 का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे, कारण जानेंगे और फिर उन कारणों का निवारण करने की कोशिश करेगा एक टीचर। 39 का इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे।
ऑप्शन है उसे कक्षा से बाहर खड़ा कर देंगे, बी है उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे, सी है उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे और डी है उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। अगर एक बालक कक्षा में देर आता है तो हो सकता है उसका स्कूल घर से कई दूर है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो इसलिए एक टीचर उसको एकदम दंडित भी नहीं कर सकता है और बाहर खड़े होके उसको क्या है एक बेइज्जती फील होगी। तो एक टीचर के नाते आपको क्या करना चाहिए कि उसकी कठिनाई, वो लेट में क्यों आया है, इसका कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दंडित। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों डीएलएड की प्रिपरेशन के लिए हमने आपके लिए एक ई बुक बना रखी है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। इस ई बुक से आप अपनी प्रैक्टिस नियमित रूप से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jadhariclasses.in। तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की ई बुक देखने को मिल जाएगी। 41 है, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे। जरूरी नहीं है कि अध्यापक को सभी प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। छात्र जो है वो कब किस टाइम कैसा प्रश्न पूछे ये अध्यापक को भी नहीं पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 41 का जो सही आंसर है वो है डी, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप अगले दिन बता देंगे, जिसकी वजह से क्या है जो स्टूडेंट है वो भी संतुष्ट हो जाएगा। ना कि एक टीचर कहेगा कि आपका प्रश्न असंगत है, आप उत्तर ही नहीं देना चाहेंगे या आप अपने स्टूडेंट को डांटते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामूहिक खेलों से छात्र तो नियम का पालन करना सीखते हैं। अगर आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे कई नियम है कि आपको कैसा खेलना है, किसके साथ खेलना है, तो नियम आप वहाँ पे सीख सकते हैं। सहयोग, अगर हम क्या है खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं तो उसमें क्या है टीम बनी रहती है, तो हमको वहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि सहयोग की भावना हमारे अंदर भी पनपने लग जाती है। सी है अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है। ए है उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, बी है बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो मोटिवेशन है वो हमको दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है और अगर हम स्वतः ही मोटिवेट होते हैं तो ये तो और ही अच्छी बात है। तब हम क्या है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं अगर हमको कोई दूसरा व्यक्ति या हम स्वतः अगर मोटिवेशन लेते हैं खुद से ही। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। ए है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बी है छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, सी है सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना और डी है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो 44 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना ही छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियाँ अधिक है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। तो यहाँ पे 45 का ए ऑप्शन राइट है कि इससे अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करेंगे, सामान्य ढंग से लेंगे, बी है उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। तो 46 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके कार्यों में बार बार बाधाएं डालता है या डालती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाके कारण पूछेंगे कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। यहाँ पे होता होगा तो कैसा होता है, बहुत प्रभावशाली। तो 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को तो इसका यहाँ पे सही आंसर है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो 49 का राइट आंसर है
ऑप्शन बी। और ये है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ए है मृदुभाषी और व्यवहार कुशल हो, बी है दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, कि किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक क्या है, सबसे पहले उसमें क्या है, आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये काम आता है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।